नाज़रीन, ईरान की जानिब से इसराइल के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की नई इत्तलात जो सामने आ रही हैं और ईरान ने यह कहा है कि अब उन्होंने दिखा दिया है और ये कैपेबिलिटी उनके पास है और वो पूरी ताकत के साथ इसको मजीद इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि तल अवीव और हाइफा के अंदर अब वो किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी उन्होंने दिखा दी है और अब उसको मजीद ताकतवर अंदाज के अंदर बड़े हैवी वॉरहेड्स के साथ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यानी तल अवीव और हाइफा के अंदर अब कोई भी टारगेट उनसे बचा हुआ नहीं है। वो इन दो शहरों के अंदर यही है इसराइल, तल अवीव और हाइफा। इसके अंदर ईरान ये कह रहा है कि हम किसी भी टारगेट को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल कर चुके हैं। ये इस जंग के अंदर बहुत बड़ा गलबा है और इस तारीख के अंदर ये पहली ऐसी कैपेबिलिटी है जो किसी ने भी इसराइल के खिलाफ हासिल की है कि उसके बाद ये एयर कैपेबिलिटी आ जाए कि वो तल अवीव और हाइफा के अंदर किसी भी टारगेट को प्रिसीजन के साथ जब हिट कर सके। तो ये गैर मामूली है। एक गलबा जो है वो ईरान को यहां पर हासिल हो चुका है। बिल्कुल वाज़े है ईरान की जो फतह है वो रोज़े रोशन की तरह वाज़े है और इसराइल की जो शिकस्त है वो भी बिल्कुल वाज़े है, क्योंकि यहां पर जो पैमाने हैं वो भी समझने की जरूरत है कि फतह और शिकस्त क्या है। ठीक है ना, यानी इसराइल ने हमला किया है तो ईरान की गवर्नमेंट का सर्वाइव करना, ईरान के लोगों का रेजिस्ट करना, यही उनकी जो फतह है। इसराइल ने जो मकासद तय किए हैं उसका पूरे ना होना और चाहे वो जंगबंदी हो जाए, इस तरह से मामलात हो जाए, ये बिल्कुल वाज़े रोज़े रोशन की तरह ईरान की फतह है। क्योंकि एक उनके पर हमला हुआ और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और रिस्पॉन्ड इस अंदाज के अंदर किया कि इसराइल की ईंट से ईंट बजा कर दी है। तो बिल्कुल गलबा इस वक्त जब वो ईरान को हासिल हो चुका है और अभी वो करेंगे इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। और इधर शुमाली कोरिया ने वार्न किया है यूरोप को कि किसी भी किस्म का इकदाम ईरान के खिलाफ उठाने की गलती मत करना। ये शुमाली कोरिया ने, अब देखना कि मैक्रोन वहां जाकर कह के आए पैसिफिक के अंदर कि शुमाली कोरिया को रोको, ये वहां पर ना आए और रशिया की मदद न करे। तो शुमाली कोरिया ने वार्न किया यूरोप को कि ईरान के खिलाफ आने की कोई गलती ना करना। और रूस 4 कदम मजीद आगे आया है, ज्यादा खुलकर उनकी जानिब से स्टांस लिया जा रहा है, स्टैंड लिया जा रहा है ईरान की सपोर्ट के अंदर। बिल्कुल वाज़े, यानी रूस जो है वो पहली पोजीशन से भी खुलकर 4 कदम मजीद है वो आगे इस वक्त नजर आया है। और ट्रंप का जो हमला है उस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। मुख्तलिफ मीडिया से क्या रिपोर्ट सामने आ रही है, हमला होने जा रहा है नहीं होने जा रहा, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ ईरान जो है वो मैसिव प्रेशर डाल रहा है IAEA के ऊपर। ईरान हर महाज के ऊपर इस वक्त कन्फ्रंट कर रहा है। ईरान इस वक्त ये प्रेशर डाल रहा है IAEA के ऊपर कि वो इसराइल को कंडेम करे। हर महाज के ऊपर बैटल लड़ना जरूरी है। IAEA ने अभी तक इसराइल को कंडेम नहीं किया। यानी ये वेस्टर्न जो इंस्टीट्यूशंस हैं, खुद वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, ये बड़ी मुश्किल के अंदर फंस गई हैं क्योंकि इनके पास नैरेटिव नहीं है। ये देखें, एक बात ज़हन में रखें कि जो वेस्ट की ताकत है ना, वो ताकत हमेशा एक नैरेटिव की शील्ड के अंदर, लेजिटिमेसी की शील्ड के अंदर इस्तेमाल होती है। ये नंगी ताकत जो पिछले 20 महीनों से इस्तेमाल होना शुरू हुई है और इसलिए इनको कोई कामयाबी नहीं मिल रही, ये ऐसा नहीं होता है। इराक की जंग कितनी गलत थी, कोई उसकी इनके पास लेजिटिमेसी तो नहीं थी, लेकिन जो वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, या तो बाकी खामोश हैं या गवर्नमेंट इनके साथ भी, रीजन भी तो इनके साथ ही खड़ा था ना इराक वॉर के अंदर। लिबिया की जंग में रीजन भी तो इनके साथ ही खड़ा था ना, जो खिलाफ थे वो खामोश थे। तो ये जो वेस्ट की जो ताकत है ना, ये हमेशा एक नैरेटिव की शील्ड के अंदर इस्तेमाल होती है, यूं नंगी ताकत इस्तेमाल नहीं होती जैसे ये पिछले 20 महीने से गजा में कर रहे हैं और अब ईरान के खिलाफ इन्होंने शुरू किया। तो ये ऐसे चल नहीं सकता है। तो इसलिए अब ये बड़े फंसे हुए। अब IAEA वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसने प्रोटेक्ट करना है तमाम न्यूक्लियर साइट्स को और ईरान जो है वो उसने ट्रीटी साइन किया हुआ है और जो IAEA है उसके लोग, उसका स्टाफ इन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बैठा हुआ है क्योंकि वो मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये जिम्मेदारी है IAEA की और उसको सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर ये फैसला देना है, यानी उसको रिकमेंड करना है कि एक सिक्योरिटी एक्शन उस मुल्क के खिलाफ लिया जाए जो इस तरह के इकदाम उठाता है, किसी भी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना। ये इलीगल है, इलिजिटिमेट है। तो IAEA ने तो कंडेम नहीं किया इजरायली इकदाम को, तो इधर से ईरान प्रेशर डाल रहा है कि कंडेम करो, ठीक है ना। तो ये अब वो फंसे हुए हैं, क्या वो जवाब दे। और IAEA के चीफ ने ये कह दिया कि ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा था, तो फिर कंडेम क्यों नहीं करते। और जब ये है कि भाई कंडेम करना है, तो ये बहरहाल ईरान हर अंदाज के अंदर जब खुद उनको जब प्रेशराइज कर रहा है और उनके पास कोई इस वक्त जवाब नहीं है, ठीक है। वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं और जो वो बात कर रहे हैं उसके ऊपर कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह जो वेस्ट का नैरेटिव है ना, जो इस वक्त डिस्ट्रॉय हुआ है, कोई चीज़ उनके पास नहीं है। ये बहुत बड़ी तब्दीली है यहाँ पर। हालांकि उनकी जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, जो उनके पास मीडिया है, दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया, सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा मशीनरी उनके पास है, लेकिन फिर भी वो फेल हो चुके हैं। अपने लोगों के सामने उनकी गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। और ईरान ने कहा है कि जंग इसराइल ने शुरू की है, खत्म हम करेंगे। ये ईरान की जानिब से आज फिर जब स्टेटमेंट सामने आई है। और ईरान की एक तारीख है, वो अलेक्जेंडर से भी नहीं हारे थे, वो कभी कॉलोनी नहीं बने हैं। तो ये एक बड़ी तारीख मैटर करती है कि आपने कभी इन्वेडर्स को कबूल नहीं किया। ईरान कभी इन्वेडर्स को कबूल नहीं करता, तो उनसे कहना कि वो सरेंडर कर देंगे, वो शिकस्त खा जाएंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, अगर ये ईरानियन गवर्नमेंट गिर भी जाती ना,
तो ये जो ईरानियंस हैं, ये न्यूक्लियर की जो परस्यूट है उसको फिर भी इन्होंने नहीं छोड़ना था। ये अगर कोई नई गवर्नमेंट चाहे वो इजराइल ही यहां पर आकर प्लांट करता, तो अगर वो गवर्नमेंट भी न्यूक्लियर को खत्म करना चाहती तो लोग उसका तख्ता उल्टा के फेंक देते, एक और रेवोल्यूशन यहां पर आता। क्योंकि ये न्यूक्लियर इस गवर्नमेंट का नहीं है, ठीक है ना। ये जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं ये इस गवर्नमेंट की नहीं है, ये ईरानियंस की हैं। ये जो लोग ये गवर्नमेंट में बैठे हैं ये बाहर से आए हैं। और भाई ये ईरानियंस है ना, ये तो एक प्रोपेगेंडा है बहुत सारी, उसके ऊपर भी हम अगली वीडियो से बात करेंगे। उस प्रोपेगेंडा को भी एड्रेस करना जरूरी है। तो ये इनकी भूल है और ये अजीबोगरीब बात, इनको पता ही नहीं है कि ईरान, उसकी तारीख क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसके लोग क्या हैं। तो सरेंडर जनाब, तो ये बिल्कुल यहां पर फारिग हो गए हैं और इसराइल का जो एयर डिफेंस है वो तेजी के साथ डिस्ट्रॉय हो रहा है, तेजी के साथ डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब मैं आज के स्टैट्स आपके सामने रखता हूं, जो ताजा तरीन स्टैट्स सामने आए, उसमें ये बताया गया है कि जो पहले 4-5 दिन थे उसके अंदर इसराइल का जो एयर डिफेंस है उसने 90% काम किया, ठीक है 90%। सिर्फ 10% जो ईरानी मिसाइल हैं वो आगे जाकर गिरे। अच्छा ठीक है, आप इस स्टैट्स को बिल्कुल सही मानेंगे, सिर्फ 10% जाकर टकराए। सिर्फ 10% ने इसराइल में इतनी तबाही मचाई कि वो घुटनों के पर आ गए, ठीक है, सिर्फ 10% ने। आज के स्टैट्स क्या सामने आए, सिर्फ पिछले 24 घंटों के अंदर यह तब्दीली आई है। आज वो कह रहे हैं कि आज जो पिछले कुछ घंटों से जो ईरान अटैक्स कर रहा है, या पिछले 24 घंटों के लगा लें, उसमें जो एयर डिफेंस इसराइल का काम किया है उसने सिर्फ 65% काम किया है। यानी 90% से वो 24 घंटों के अंदर 65% के ऊपर आ गया है। ये जो उन्होंने कहा कि जो तल अवीव और सेंटर का एरिया, तल अवीव के सेंटर का एरिया और स्टॉक मार्केट, ये सारी हिट हुई है इसमें। यानी एयर डिफेंस इतना फेल हुआ है कि उसने सिर्फ 65% काम किया है। तो अगले 48 घंटों के बाद ये एयर डिफेंस जो वो कहां पर खड़ा होगा, और सिर्फ ये 65% वो काम कर रहा है, उसमें कितनी तबाही आ रही है। और अगर ये 45% के ऊपर आ गया तो फिर क्या तबाही आएगी। यानी अगर 100 में से आप कह लें कि 55 मिसाइल जब वो गिरना शुरू हो गए, पहले 100 में से 10 मिसाइल गिर रहे थे तो तबाही थी, फिर अब वो कह रहे हैं कि 100 में से जो है वो कोई 35 मिसाइल गिर रहे हैं, और अगर 100 में से 55 मिसाइल गिरना शुरू होकर बैलिस्टिक मिसाइल। और अब क्या वो कर रहे हैं, अब देखिए ईरान की विजडम और स्ट्रेटजी, वो कोई अंधाधुंध हमलावर नहीं हुए हैं। उन्होंने पहले जो थोड़े वॉर हेड्स वाले, यानी जिनमें एक्सप्लोसिव कम है, वो फायर किए, साथ रॉकेट्स फायर किए, साथ ड्रोन फायर किए, उनका एयर डिफेंस डिप्लीट हो गया। अब वो हैवी वॉर हेड्स वाले फायर कर रहे हैं, वो ज्यादा जाकर जब आगे डैमेज कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हुई है। तो रशिया के हवाले से जो हेडलाइंस मैं आपके सामने रखता हूं, जो प्यूटन की पोजीशन सामने आई, उसके बाद रशिया से और खुलकर जो इकदाम हैं वो सामने आ रहे हैं। यानी कि रूस ने अपनी जो पोजीशन है उसको एडवांस किया, ज्यादा खुलकर वो ईरान के हक में सामने आया। एक तो ये है कि प्यूटन ने सहाफियों से बात की है, बहुत सारे जर्नलिस्ट उन्होंने बुलाए हुए थे और उसमें खुलकर ईरान के हवाले से बात दी, और कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी उन्होंने की। मिसाल के तौर पर वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा जी जो सेल्फ डिफेंस है, यानी S-400, ये सारा सेल्फ डिफेंस जो है, उसके हवाले से हमारी ईरानियन से बात हुई थी। और प्यूटन ने कहा कि मैंने ईरानियंस को यह ऑफर किया कि हम एयर डिफेंस के हवाले से जो है वो ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स करेंगे, एयर डिफेंस के हवाले से ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स हमें करने चाहिए। ईरान ने रिफ्यूज कर दिया, वेरी इंटरेस्टिंग। और ईरान ने क्यों रिफ्यूज किया, ईरान ने कहा कि हम इस शोबे के अंदर सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहते इस मामले के अंदर, और खुद अपना एयर डिफेंस बनाएंगे। अच्छा, समवन आर्ग्यू, शायद मैं भी ये आर्ग्यू करूं कि नहीं, ईरान को यहां पर रशिया के साथ जाना चाहिए था और ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स करने चाहिए थे, हम ये आर्ग्यू कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने किस बात के ऊपर ये नहीं, वो कहते हैं हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। तो जो अपना एयर डिफेंस भी किसी से लेने के लिए तैयार नहीं है, वो इन्वेडर्स को कबूल करेंगे। मुझे जरा ये बता दें, वो सरेंडर करेंगे, वो पीछे हट जाएंगे। मतलब जो कौम, वो कहते हैं हम अपना बनाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी, बस अपने ऊपर रिलाय करेंगे, हम अपने डिफेंस के हवाले से, ठीक है ना, अपना। मैं कह रहा हूं समवन आर्ग्यू कि नहीं, इसमें करना चाहिए था, कोलैबोरेशन होना चाहिए, और वो बाकी शोबों में कर भी नहीं, लेकिन उनका एयर डिफेंस हम अपना बनाएंगे। तो अब उनका एयर डिफेंस इंप्रूव भी हो रहा है, जो पहले 24-48 घंटों में, चूंकि सरप्राइज अटैक था, अब वो इंप्रूव भी हो रहा है। बहुत सारे ड्रोन्स उन्होंने मार गिराए हैं और जंगी तैयारी उन्होंने मार गिराए, ये उनका अपना एयर डिफेंस है। तो ये वो कौम है जिसको ये इन्वेड करने चले, जिसको ये सबड्यू करने, जिसको सरेंडर करवाना। और भाई सद्दाम हुसैन वो पूरे रीजन में बदनाम था, कोई उसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, उसके लोग उससे खुश नहीं थे, कहा जाता है। उसने भी सरेंडर नहीं किया, और जब उसको हैंग किया जा रहा था और जब उसको अदालत में सजा सुनाई जा रही थी, उस वक्त उसको देख लीजिए। और जो उसके साथ हुआ वो वहां पर अब पॉपुलर है, पूरी इस्लामी दुनिया में पॉपुलर है, और इराक में पॉपुलर है, ठीक है ना, उस वाकये के बाद के उनके साथ ये हुआ। तो सरेंडर मतलब दोबारा इनको सोचना चाहिए कि ये बात क्या कर रहे हैं, और ये सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की बातें करते हैं, इनको पता भी नहीं है कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। और ये कर सकते हैं, ये निशाना बना सकते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पागल हो चुके हैं, इनका ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, ये हार चुके हैं, ये गजा में इनको शिकस्त हो चुकी है, और नेतन्याहू को पता है कि उसने वहां पर जेनोसाइड किया, उसका नतीजा क्या निकलेगा। तो बस अब ये सब फसाद बर्पा कर देना चाहते हैं, बस सबकी सिक्योरिटी अमन तबाह कर देना चाहते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि आलमी जंग यहां पर छिड़ जाए, इनको बस फर्क नहीं पड़ता। और ये रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्टली मोटिवेटेड
ठीक है ना। तो ये बहरहाल एक बात है। तो रशिया जो वो और ज्यादा तो रशिया जब वो और खुलकर सामने आया, मैं उनकी कुछ नई स्टेटमेंट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और ये यानी कि अमेरिका हमला करने जा रहा है, उसके तनाजुर के अंदर ये अभी ताजा तरीन स्टेटमेंट्स रशिया ने जारी की है। यूएस इंटरवेंशन मिलिटरीली अगेंस्ट ईरान प्रिटेंड्स अनकंट्रोलेबल कॉन्सिक्वेंसेस। अमेरिका खतरा है, हमला करने जा रहा है, धमकियां लगा रहा है। रशिया ने कहा है कि अगर तुमने हमला किया तो ये बात ज़हन में रख लो, यानी बड़ी, मैंने कहा एडवांस किया रशिया ने ज्यादा खुलकर, तो बड़ी खुलकर उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका हमला करने जा रहा है तो ये बात ज़हन में रख ले कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अनकंट्रोलेबल होंगे। अभी मामला बड़े स्केल के ऊपर है लेकिन कंट्रोलेबल है। यहां से रिवर्सल मुमकिन है, लेकिन अमेरिकी इंटरवेंशन के बाद रिवर्सल मुमकिन नहीं होगा। इजराइल अटैक ऑन ईरान वाज एन अनजस्टिफाइड एग्रेशन। भरपूर अंदाज के अंदर रशिया खड़ा हो गया। ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है ये अनजस्टिफाइड एग्रेशन है, दैट वायलेटेड द यूएन चार्टर एंड इंटरनेशनल। अब देखना, ये जो आईएई है और यूनाइटेड नेशन है, बाकी इदारे, उनमें चीन भी तो है ना, रशिया भी तो है ना, तो उनका प्रेशर नहीं होगा। अब आप देखें ना कि मेजॉरिटी ने दुनिया में कंडेम किया है, यानी यूरोप की कौमें निकालें और यूरोप में से बहुत सारे ने कंडेम किया है, और अमेरिका, तो बाकी सारी दुनिया ने कंडेम किया है, यानी माइनॉरिटी ने कंडेम नहीं किया, मेजॉरिटी ने कंडेम किया है। तो क्या साख बची है इन गवर्नमेंट्स की, और लोगों ने कंडेम किया है, तो उन गवर्नमेंट्स की क्या साख बची है, इन इंस्टीट्यूशंस की क्या साख बची है। तो इजराइल के साथ जो भी सवार होगा, इजराइल तो डूबती कश्ती है, उसका भी बेड़ा डूबेगा जो इस कश्ती के ऊपर सवार होगा। अटेम्प्ट्स टू जस्टिफाई, अब मुझे बताइए इससे बड़ी लैंग्वेज रशिया क्या इस्तेमाल करे। हालांकि रशिया के ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ, और रशिया इजराइल को तस्लीम करता है, इससे ज्यादा सख्त जुबान मुझे बताइए वो क्या इस्तेमाल करें। Attempts to justify the Israeli attack on Iran with non-nuclear proliferation concerns are ridiculous। ये जो कोशिश की जा रही है ना, अटेम्प्ट्स की जा रही है इजराइल के हमले को जस्टिफाई करने के लिए, वो इजराइल जो नॉन एनपीटी है, एनपीटी उसने साइन नहीं किया हुआ, ये रेडिकुलस है कि ये कितना मज़ेका खेज है, कितनी अजीब बात है कि ये जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा, ये इजरायली हमले को जस्टिफाई कर रहे हैं। क्या जस्टिफिकेशन है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा, और ये जो इजरायली एडवेंचर है ये डायर कॉन्सिक्वेंसेस लेकर आने वाला है फॉर रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। दिस इज वर्ल्ड वॉर। जरूरी नहीं कि वो अमेरिकी हमले के साथ ही वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, वो 4 महीने के बाद उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अमेरिकी हमले के साथ रीजनल वॉर तो शुरू हो जाएगी ना, ये तो वाज़ेह है। लेबनान से, शाम से, इराक से, यमन से, ये सारे तैयार बैठे हुए हैं। रीजनल वॉर तो है ना अमेरिकी हमले के फौरी, तो ये 4 महीने के बाद या 2 महीने के बाद, 15 दिन के बाद आलमी जंग में भी कन्वर्ट हो जाएगी। उधर से चाइना ताइवान ले जाए तो फिर ग्लोबल सिक्योरिटी। कंसर्न अबाउट द थ्रेट्स टू द बुशैर न्यूक्लियर प्लांट इन ईरान। अच्छा, अब जरा आप देखिए, बुशैर प्लांट में इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट बैठे हुए, पहले हमने बात की, ये रशिया का बयान आया है, और पुतिन ने कहा कि हमारे साइंटिस्ट वहां से लीव नहीं करेंगे। और अगली खबर देखिए, इजरायली आर्मी ने कहा है कि ये बुशैर प्लांट जो है इसके ऊपर हमारा हमला ये गलती से हुआ है। यानी इससे इसका मतलब तो खुद वो अपनी एयरफोर्स को बता रहे हैं, यानी ईरानी मिसाइल प्रेसिजन के साथ गिर रहे हैं और प्लांट के ऊपर हमला करे गलती हो गई। ठीक है ना, रशिया ने कहा कि हमारे साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, इधर दोबारा नहीं आना, ठीक है ना, और हमारे साइंटिस्ट यहां से जाने वाले नहीं हैं। यार ये मतलब बहुत बड़े लेवल के ऊपर रशिया आकर उसने अपना अहद निभाया है, वो साथ खड़ा हुआ है। कौन, मुझे बताइए, कौन अपने साइंटिस्ट वहां पर रखता है? ठीक है ना, जंग चल रही है, लोग अपने नेशनल्स को निकाले, करें हमारे साइंटिस्ट उधर ही बैठेंगे। तो इजराइल कह रहा है कि वो गलती से हमारा, बाकियों का नहीं कहा, बुशैर प्लांट जो है वहां पर गलती से हमारा जब अटैक हो गया, तो ये उन्होंने बात की है। तो ये सूरत हाल होगी। और नॉर्थ कोरिया का रिएक्शन आया, द रॉकेट मैन। नॉर्थ कोरिया वॉर्न्स अमेरिका एंड यूरोप अगेंस्ट ज्वाइनिंग द वॉर अगेंस्ट ईरान। ईरान के खिलाफ जंग में मत आना, ये नॉर्थ कोरिया ने जाएगा। अगर देखें ना कि इजराइल को बचाना, अगर वेस्ट कहता है, अगर अमेरिका कहता है कि ये उनके लिए जरूरी है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो ईरान के साथ खड़े होना फिर नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी का मसला है, इस रीजन, इस ईस्ट, इस खित्ते की अकवाम की सिक्योरिटी का मसला है। तो हर कौम इखलाकी सतह पर और सिफारती सतह पर, सियासी सतह पर और मिलिट्री सतह पर अपनी अपनी कैपेसिटी में ईरान के साथ खड़ी होगी। ये बात आप ज़हन में रख लें। तो नॉर्थ कोरिया की एक नई वार्निंग जो है वो यूरोप और अमेरिका को चली गई है, और आज जो है वो यूरोप के मुज़ाकरात भी होने जा रहे हैं। अच्छा, ईरान ने ये कहा है कि उन्होंने इंटेलिजेंस जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया। ईरानी मीडिया पब्लिश फुटेज ऑफ मिसाइल लॉन्चेस दैट सेट टारगेटेड द इजरायली आर्मीज कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर। कमांड और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। वेरी इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत अगली सतह की कैपेबिलिटीज का मजारा है। और न्यूयॉर्क टाइम इजरायली एयर डिफेंस के बारे में क्या लिख रहा है, जरा देखिए। बिल्कुल, टाइम बहुत थोड़ा है इजराइल के पास। इजराइल इज फायरिंग इंटरसेप्टर फास्टर देन इट कैन प्रोड्यूस देम। न्यूयॉर्क टाइम,
इसराइल जो इंटरसेप्टर फायर कर रहा है, यानी वो दिन में अगर 200 फायर कर रहा है तो उसकी दिन में इंटरसेप्टर बनाने की जो कैपेसिटी है वो 20 है, और 200 वो फायर कर रहा है, तो रीसप्लाई कैसे होगी, मैनेज कैसे करेगा? ऑल्दो इसराइल पोजेस अ वर्ल्ड क्लास मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इट्स सप्लाई ऑफ इंटरसेप्टर रिमेन्स लिमिटेड। एयर डिफेंस अच्छा है, और वो कितना अच्छा है वो सामने आ गया, लेकिन फिर भी वो कहते हैं दुनिया में सबसे अच्छा हमारा है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन वो कह रहे हैं रीसप्लाई नहीं है, मिसाइल खत्म हो रहे हैं। और मैंने बताया कि वो परसेंटेज भी उन्होंने आज बताई है। और जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान की, उनकी स्टेटमेंट जारी हुई है अमेरिका के हवाले से, क्यों खतरा मुसलसल बरकरार है। इफ अ थर्ड पार्टी इंटरफेयर वी विल रिस्पॉन्ड विदाउट हेजिटेशन एंड विल इमीडिएटली कन्फ्रंट इट अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटरमिन्ड प्लान। प्लान तैयार है। देखिए, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान है, इससे तो बड़ी कुछ यानी रियासती सतह के ऊपर कोई पोजीशन क्लियर नहीं हो सकती। अफगानिस्तान और ये सब जब वहां पर हमले होने जा रहे थे, तो तब ये तो नहीं था कि अफगानिस्तान पर हमला होगा तो वहां से हजारों मिसाइल आएंगे और तमाम अमेरिकी बेसेस के ऊपर जाकर गिरे, ये नहीं था। ये जो ओबामा बुश इन्होंने इतनी बड़ी जंगें छेड़ी हैं, इतने इस्लामी मुल्कों के ऊपर जंगी छेड़ी हैं, ये ईरान को एक आंख इनको नहीं भाता था, फिर भी ईरान के साथ जंग नहीं की, क्योंकि उन्होंने इस बात को भांप लिया था कि जंग हमें महंगी पड़ सकती है, और इसीलिए ओबामा ने डील की। और उस डील से निकलना, ब्लिंकन ने कहा हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ईरान ना न्यूक्लियर बना रहा था, उसका फतवा मौजूद है, वो अमेरिका के साथ आगे चलना चाह रहा था, उसने डिप्लोमेसी का रास्ता लिया, लेकिन इनको कबूल नहीं हुआ, सिर्फ बदमाशी। और वो चाहते हैं कि ईरान मुकम्मल सरेंडर करे, ईरान मुकम्मल कदम में बैठे। भाई वो इस तरह तो नहीं बैठने वाले थे, बस इनको ये उनकी अदा पसंद नहीं आई और इन्होंने कहा कि हम तबाह करेंगे। तो बहरहाल ये इन्होंने बहुत गलत रास्ता लिया है। और जवाद ज़रीफ जो हैं, आप जानते हैं, बहुत फेमस शख्सियत हैं और फॉरेन मिनिस्टर रहे और अहम तरीन उहदों के पर रहे, और जो न्यूक्लियर डील हुई थी ओबामा के साथ, वो यही मुज़ाकरात कर रहे थे। इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, ईरान डिड नॉट स्टार्ट दिस वॉर, वी विल डिसाइड हाउ टू एंड्स। हमने ये जंग शुरू नहीं की, लेकिन खत्म हम करेंगे, और हम डिसाइड करेंगे कि कैसे इसको खत्म करना है। और जो IAEA के चीफ है, उनके पर शदीद प्रेशर है। अब देखिए, जो ईरान से स्टेटमेंट जारी हुई है, यू मस्ट कंडेम दिस इजरायली अग्रेशन अगेंस्ट आवर पीसफुल न्यूक्लियर फैसिलिटीज, बिल्कुल उसको डायरेक्टली मैसेज भेजा है। वी विल टेक एक्शन टू डिफेंड आवर राइट्स एंड वी विल सीक अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन, पर्टिकुलरली कंसिडरिंग योर एक्सीलेंसी इन एक्शन। जनाब मोहतरम, हिज एक्सीलेंसी, आपका जो इन एक्शन है उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। देखिए ना, मतलब वो फारिग, बिल्कुल शदीद प्रेशर। भाई चाइना, रशिया, सारी दुनिया, अब वो मतलब ये आइए किधर जाए, ठीक है ना, तो बात तो करनी पड़ेगी। और यमन की स्टेटमेंट आई है, यमन कह रहा है कि इजरायली जो अग्रेशन है, इसकी ये डेंजरस डेवलपमेंट है फॉर द इंटायर रीजन, यानी ये वो जंग है जो सबको मुतासर करेगी, और इसलिए सबकी दौड़ें लगी हुई हैं। और इस जंग के ना होने की भी सबसे बड़ी वजह यही थी, ठीक है ना, कि ये सबको मुतासर करेगी, इसलिए कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। बावजूद इसके कि बहुत सारे मिडिल ईस्ट की रियासतें ईरान को तबाह करना चाहती हैं, लेकिन मसला ये है कि ईरान की तबाही में उनकी तबाही थी, इस जंग में रीजनल वॉर थी, तो इसलिए, और वेस्ट भी तैयार नहीं था। लेकिन बहरहाल नेतन्याहू ने फैसला किया। द स्ट्रॉन्ग ईरानियन रिस्पॉन्स हैज प्लेस्ड द एनिमी इन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, इंड से इंड बजा दी है और एग्जिस्टेंशियल पोजीशन के अंदर इस वक्त उसको डाल दिया है। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। और ट्रंप के हवाले से क्या अपडेट्स है, ट्रंप इस वक्त क्या कर रहा है, ट्रंप जो है वो हमला करने जा रहा है या नहीं, उसके हवाले से मजीद अपडेट्स आई हैं, मैं आपके सामने रखता हूं। द गार्डियन क्या लिख रहा है, ट्रंप वेज यूएस स्ट्राइक ऑन ईरान फर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, द गार्डियन लिख रहा है फर्दो के ऊपर। और इसमें उन्होंने लिखा है कि जो GBU है 57, उसके हवाले से यह फैसला किया जा रहा है कि क्या उसके साथ हमला कर दिया जाए। ये बात ध्यान में रखें, दुनिया में न्यूक्लियर इस्तेमाल हुआ है, GBU 57 इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये बॉम्ब जो है वो चाइना के लिए भी तैयार हुए थे, ईरान के लिए भी खास तौर पर तैयार हुए थे। ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स है जो बहुत नीचे जमीन में जाकर एक्सप्लोड होते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर बॉम्ब है और ये अभी तक दुनिया में इस्तेमाल नहीं हुआ है, किसी किसी वॉर के अंदर जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसको ट्रंप सोच रहा है कि फर्दों के ऊपर गिरा दिया जाए। और एक ये भी डिस्कशन है कि क्या सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर अटैक किया जाए या फिर मतलब एक बड़ी ताकत के साथ सारे ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। ये भी तो बड़ा सवाल है ना, ये अमेरिका में डिस्कस हो रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि सिर्फ फर्दों के ऊपर अटैक करेंगे, तो अगर ईरान ने अटैक कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर क्या हमें पूरी ताकत के साथ ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए ताकि ईरान रिस्पॉन्ड ना कर सके? ये वहां पर डिस्कशन जो जारी है। और वुड लाइकली बी इनसफिशिएंट फॉर परमानेंट डैमेज, इट साउंड्स गुड फॉर टीवी बट इट्स नॉट रियल। उनके जो जनरल हैं उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। उन्होंने कहा है कि यह भी जरूरी नहीं है कि ये GBU गिरेगा और वो तबाह हो जाएगा फर्दो। ये टीवी पर सुनने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन ये रियलिटी, ये ऑन पेपर है, ये जरूरी है कि वो तबाह हो।
एक डैमेज हो सकता है, बड़ा डैमेज हो सकता है, मुकम्मल तबाह भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और ट्रंप कह रहा है द वॉल स्ट्रीट जर्नल हैज नो आइडिया व्हाट आई थिंक अबाउट ईरान। अब जरा अंदाजा कर लें, मतलब वो इस बात को एंजॉय कर रहा है कि किसी को पता ही नहीं है कि मैं ईरान के बारे में क्या फैसला करने जा रहा हूं। मतलब दुनिया इस वक्त इतना डिसअपॉइंटेड, खौफ बाकी दुनिया के वो महसूस कर रही है सब कि भाई क्या होगा, आगे क्या होगा। और वो इसको पूरी दुनिया को उसने हैजान में डाला हुआ है। लोग यहां पर जाने दे रहे हैं, ईरान में शहादतें हो रही हैं, फलस्तीन में हो रही हैं, तो लोगों की जाने जा रही हैं और इस बात को एंजॉय कर रहा है। देखो ना, मैं कितना महान हूं और मैं कितना ऐसा प्रेसिडेंट हूं, स्टेट्समैन हूं कि किसी को पता ही नहीं है कि मैं आगे क्या करूंगा। तो ये वो उसको फखर महसूस कर रहा है। तो अमेरिकन भी सोचेंगे वो किस शख्स को इस वक्त लेकर आए। और वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि द ओनली पर्सन जो न्यूक्लियर वॉर छेड़ सकता है उस बंदे का नाम है ट्रंप, जिसको लेकर आया गया कि ये दुनिया में जंगें बंद करेगा।